हेलो बच्चों। स्वागत है आपका कुमार इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल में। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी। और मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर। तो स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ को हम लिविंग कब कह सकते हैं। तो कोई भी चीज़ लिविंग तब होती है जब वो कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है। वो एक्टिविटीज़ क्या हैं? वो एक्टिविटीज़ ग्रोथ है, मूवमेंट है, रिप्रोडक्शन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, ट्रांसपोर्टेशन है। ऐसी बहुत सारी जो प्रोसेस होती हैं, अगर वो कोई ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है तो उसको हम लिविंग कह सकते हैं। एनीथिंग दैट इज़ अलाइव कैन ग्रो, रिप्रोड्यूस, रेस्पायर, एक्सक्रीट एक्सेट्रा। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है? ऐसी प्रोसेस जो लाइफ को सस्टेन या मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसेंशियल है, ताकि लाइफ जो है अच्छे से मेंटेन रहे, सस्टेन रहे, चलती रहे। ठीक है, उन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सारे ऑर्गेनिजम्स इन लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, तभी उनकी लाइफ सस्टेन हो सकती है। तो कोई भी लाइफ को अगर हम ये बोल सकते हैं, कोई भी लाइफ अगर स्टार्ट हो रही है तो सबसे पहले वो स्टार्ट होगी तो न्यूट्रिशन से ही स्टार्ट होगी। सबसे पहले हम खाना ही खाएंगे, फिर हम वो जब न्यूट्रिशन ले लेंगे तो उस न्यूट्रिशन से जब एनर्जी निकालेंगे तो उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। और उस रेस्पिरेशन से जो भी एनर्जी बनी है, उस एनर्जी को हमें हर सेल तक ट्रांसपोर्ट करना है। बॉडी के हर सेल को उस एनर्जी की ज़रूरत है, तो हर सेल तक हमें उस एनर्जी को पहुंचाना है। तो हमें ब्लड की ज़रूरत है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में, एनिमल्स में, सब जगह देखने को मिलेगा। हम धीमे धीमे करके सब पढ़ेंगे। तो ऐसी प्रोसेस जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को सस्टेन या मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, उन सब प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस कह सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर अपनी लाइफ को सस्टेन कर पा रहा है, आज अगर आप जीवित हो, अगर आप आज बैठे खा रहे हो, पी रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसमें आपकी बॉडी वर्क कर रही है, वो बॉडी वर्क कर रही है, और वही सारी लाइफ प्रोसेस की वजह से बॉडी ऐसे वर्क कर पाती है। तो सारी लाइफ प्रोसेस जो किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ को मेंटेन या सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है, उन सारी लाइफ प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ठीक, चलिए। तो लाइफ प्रोसेस बेसिकली फंडामेंटल प्रोसेस है। ठीक है, तो आपकी जो 10th क्लास में कुछ लाइफ प्रोसेस दी गई हैं, जिसमें कुछ प्रोसेस है, इसका नाम है न्यूट्रिशन है। फिर जब न्यूट्रिशन, जैसे मान लीजिए हमने कोई फूड खाया और उस फूड से हमने ब्रेक करके एनर्जी फॉर्म कर ली, तो फूड इनटेक करने की प्रोसेस को हमने न्यूट्रिशन बोल दिया। फूड से एनर्जी बनाने की प्रोसेस को हमने रेस्पिरेशन बोल दिया। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। जब हमने उस एनर्जी को बना लिया तो उस एनर्जी को हर जगह हमें सेल में ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, तो हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर एक्सक्रीशन होगा। जो भी आपके सेल ने जो उस एनर्जी को यूज़ करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बनाए, उन वेस्ट को बॉडी से बाहर करेंगे तो वो एक्सक्रीशन हो जाएगा। साथ ही साथ ग्रोथ भी होती है, मेटाबॉलिज्म भी। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म देखते हैं हम आगे। मेटाबॉलिज्म क्या है? तो अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म इज सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस। Metabolism is what? Sum total of all the biochemical reactions. Sum total of all the biochemical reactions या all reactions occurring at a time. सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस अकरिंग एट अ टाइम। आपकी बॉडी में एक समय पर जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उन सारी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म के अंदर आती हैं वो सारी रिएक्शंस। ठीक है, तो सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस परफॉर्मिंग अकरिंग एट अ टाइम इन योर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब देखिए, मेटाबॉलिज्म जो है, ये मेटाबॉलिज्म दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है आपका कैटाबॉलिज्म और एक है आपका एनाबॉलिज्म। अब देखिए, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, कोई भी चीज़ जब ब्रेक होती है, कोई भी एक सब्सटेंस जब ब्रेक हो जाए छोटे छोटे सब्सटेंसेस में या दूसरे सब्सटेंसेस में, उसको हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। वहीं पर एनाबॉलिज्म, जब आप कुछ नया बनाओ,
आपने कुछ किसी चीज़ को, दो चीज़ों को जोड़ के कुछ नया बनाया, उसको हमने एनाबॉलिज्म बोल दिया। इनके परफेक्ट एग्जांपल्स हैं। एनाबॉलिज्म का परफेक्ट एग्जांपल फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस जिसमें आप करते क्या है कि CO2 का यूज़ करके और वाटर का यूज़ करके सनलाइट, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में आप ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर लेते हो। तो आप यहाँ देखो एनाबॉलिज्म क्या है, आपने CO2 का यूज़ किया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज़ करके ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना लिया, ये आपका एनाबॉलिज्म का एग्जांपल है। वहीं पर अगर आप इस ग्लूकोज को, जो भी फूड आपने खाया है, उस ग्लूकोज से आप एनर्जी बना लो, एनर्जी बना ली, प्लस आपने CO2 को लिबरेट आउट कर दिया। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये देखो, ये ग्लूकोज ब्रेक हो गया एनर्जी में और CO2 में, ये आपका कैटाबॉलिज्म है। दिस इज कैटाबॉलिज्म। तो बॉडी में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों एक समय पर चलते ही रहते हैं। ऑल टाइम बॉडी एक मेटाबॉलिक रिएक्शंस को परफॉर्म करती रहती है। वो सारी रिएक्शन जो बॉडी में एक समय पर चल रही है उनको मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। और मेटाबॉलिज्म दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है आपका कैटाबॉलिज्म, एक है आपका एनाबॉलिज्म। तो व्हाट इज कैटाबॉलिज्म? जब कोई चीज़ आपकी टूट जाए, ब्रेक हो जाए दूसरे सब्सटेंसेस में, तो उसको हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। वहीं पर एनाबॉलिज्म क्या है? जब आप कोई चीज़ नई फॉर्मेशन करो, कोई नई चीज़ का फॉर्मेशन करो, वो आपका एनाबॉलिज्म में आता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहली लाइफ प्रोसेस जो हमें पढ़नी है वो है हमारा न्यूट्रिशन। सबसे पहली लाइफ प्रोसेस जो हमें पढ़नी है वो न्यूट्रिशन है। कोई भी लाइफ, अगर हम ये बोलें कि अभी मैं इतना एनर्जी के साथ आपको पढ़ा पा रहा हूँ, तो वो जस्ट बिकॉज कि मैंने खाना खाया है। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फूड टू ऑब्टेन एनर्जी। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड and utilize it for obtaining energy। आप कोई फूड खा रहे हैं ताकि आप उससे एनर्जी बना सकें, उस प्रोसेस को सिंपल क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन बोलेंगे। अब देखिए, न्यूट्रिशन के फर्दर ब्रांचेस हैं। न्यूट्रिशन दो में डिवाइड है, एक आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है और एक आपका हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना सेल्फ बना लेते हैं, खुद से बना लेते हैं। ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन, ऑटो मतलब सेल्फ। तो सेल्फ न्यूट्रिशन जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होता है, उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ्स। उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ्स। वहीं पर जो ऑर्गेनिजम्स दूसरे और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं हम? हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट, ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉफ्स बोलेंगे। ठीक है, अब आप देखिए ऑटोट्रॉफ की और दो ब्रांचेस हैं, आपके फोटो ऑटोट्रॉफ्स और आपके कीमो ऑटोट्रॉफ्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लाइट का यूज करके खाना बना लेंगे, वो आपके फोटो ऑटोट्रॉफ्स में आ जाएंगे। तो फोटो मीन्स होता ही लाइट है, फोटो मीन्स लाइट। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केमिकल्स का यूज़ करके खाना बनाएंगे, उनको हम कीमो ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी में रखेंगे। वहीं पर हेटेरोट्रॉफ्स के और फर्दर कैटेगरीज हैं, जैसे कि होलोजोइक, पैरासिटिक, सैप्रोट्रॉफिक एंड सिम्बायोटिक। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में आप देखेंगे जो ऑर्गेनिजम्स खाने को इनगल्फ करते हैं उसके बाद डाइजेस्ट करते हैं। वहीं पर पैरासिटिक में आप होस्ट और पैरासाइट को जानते होंगे। पैरासाइट ऐसा ऑर्गेनिज्म जो होस्ट की बॉडी पर रह के न्यूट्रिशन लेता है, तो पैरासिटिज्म में आता है। वहीं पर सेप्रोट्रॉफिक, डेड और डिके मैटर से आप उस कोई भी न्यूट्रिशन को डिराइव करो तो उसको हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, डेड एंड डिके। वहीं पर सिम्बायोटिक में ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों लोग बेनिफिटेड होते हैं, दोनों ऑर्गेनिजम्स का बेनिफिट होता है, उस तरीके के न्यूट्रिशन को हम सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी हमें पढ़ना है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के हमने दो पार्ट्स हैं, एक है फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक है कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जानते हैं। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब है इट्स अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से
अपने फूड को प्रिपेयर कर लें, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे? फोटो ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे। और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे? फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। तो इसमें सारे आपके ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, these organisms are included in this। तो ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स किस कैटेगरी में आते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी में आते हैं। वहीं पर कीमो ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो किसी भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के जब ऑक्सीडेशन हो रहा हो, ऑक्सीडेशन करा दें और उससे एनर्जी ड्राइव कर लें, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे हम? कीमो ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे या कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे। तो क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन से एनर्जी का फॉर्मेशन कर लें, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे? कीमो ऑटोट्रॉफ्स। और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे? कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए, तो इसमें हमारे बहुत सारे बैक्टीरियाज आते हैं, जैसे कि आप नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं वो इसमें आ सकते हैं। कार्बन की जो फिक्सेशन करवाते हैं बैक्टीरिया वो इसमें आते हैं, कार्बन फिक्सेशन जो करवाते हैं। आपके सल्फर बैक्टीरिया जो सल्फर की ऑक्सीडेशन से एनर्जी निकाल लेते हैं वो सल्फर बैक्टीरिया इसके अंदर आते हैं। मीथेन बैक्टीरिया आप इसके अंदर आते हैं। आयरन की ऑक्सीडेशन से जो बैक्टीरिया एनर्जी को निकाल सकते हैं तो आयरन बैक्टीरिया भी इसके अंदर आते हैं। जो मीथेन बैक्टीरियाज भी इसके अंदर आते हैं। ठीक, तो सारे बैक्टीरिया मोस्टली कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। वो बैक्टीरिया जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन से अपनी एनर्जी निकाल लें, उन सारे बैक्टीरियाज को हम क्या बोलते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे। उन ऑर्गेनिजम्स को कीमो ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे। तो आपको समझ में आया? ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन के दो टाइप, एक है फोटो ऑटोट्रॉफ और दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ वो है जो फोटोसिंथेसिस से अपनी एनर्जी को बना ले, लाइट का यूज करके खाने को बना ले। वो सारे ग्रीन प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। वहीं पर वो सारे बैक्टीरिया जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज होने से जो एनर्जी को डिराइव कर लें, उनकी ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी को डिराइव कर लें, वो सारे बैक्टीरियाज या वो सारे ऑर्गेनिजम्स आपके कीमो ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मैंने मतलब अभी बताया था, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड हो अपने न्यूट्रिशन के लिए। उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए क्या, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, और उन ऑर्गेनिजम्स को जो इस न्यूट्रिशन को कैरी करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास इस तरीके का न्यूट्रिशन होता है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स। तो जल्दी, उससे पहले हम ये देखते हैं कि हेटेरोट्रॉफ्स की कुछ कैटेगरीज हैं, उनको पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उस बात बात करेंगे। तो हेटेरोट्रॉफ्स की कुछ कैटेगरीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कि वो किस तरीके की हैबिट या किस तरीके की फीडिंग हैबिट को कैरी करते हैं, तो वो देख लेते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो सॉरी तो चलिए, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पजेस करते हैं, उनकी हम कुछ कैटेगरीज देख लेते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी है हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स को जो ईट करते हैं। फीड ऑन प्लांट्स, यू कैन राइट फीड ऑन प्लांट्स, फीड ऑन प्लांट्स। जो प्लांट्स फीड करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स बोलते हैं। वहीं पर कार्निवोर्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स, एनिमल्स that feeds on
अदर एनिमल्स, तो उनको हम क्या बोलते हैं, आपके कार्निवोर्स बोलते हैं। इसके एग्जांपल जैसे कि लॉयन हो गया आपका, टाइगर हो गया आपका, स्नेक एक्सेट्रा, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर आ सकते हैं। वहीं पर जो फीड करते हैं प्लांट्स के ऊपर, तो कैटल्स, काऊ, बफेलो, गोट, है ना, काऊ एक्सेट्रा। वहीं पर एक और कैटेगरी है जिसमें हम ओमनीवोर्स बोलते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स पे फीड कर सकते हैं और एनिमल्स को भी खा सकते हैं, तो उनको हम ओमनीवोर्स बोलते हैं, जिसके अंदर एग्जांपल्स हैं लाइक आपका ह्यूमंस आर ओमनीवोर्स, डॉग्स आर ओमनीवोर्स, ठीक है, स्पैरो, ये सब आपके, स्पैरो भी लिख लीजिए। ये सब आपके ओमनीवोर्स में आते हैं। और जो ओमनीवोर्स होते हैं वो ओमनीवोरी करते हैं, ऐसे ही आप बोल सकते हो जो कार्निवोर्स होते हैं वो कार्निवोरी करते हैं, और जो हर्बीवोर्स होते हैं वो हर्बीवोरी करते हैं, ठीक है। चलिए, और कुछ टाइप्स हैं जैसे कि फ्रूगीवोर्स होते हैं जो फ्रूट से फीड करते हैं, और कुछ सेंगुईवोर्स होते हैं, ठीक है, सेंगुईवोर्स। तो ऐसे एनिमल जो फीड करते हैं ब्लड पे, फीड ऑन ब्लड, फीड ऑन ब्लड। एग्जाम्पल आपका जैसे लीच है, फीमेल्स, फीमेल मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स जो ब्लड पे फीड करते हैं उनको हम सेंगुइवोर्स बोलते हैं। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पजेस करते हैं, जिनके पास हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। वो कुछ टाइप्स, कुछ कैटेगरीज हैं उन एनिमल्स की जो हमने देखी। अब हम देखते हैं कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कौन कौन से और मोड्स हैं। सॉरी, ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन है। ये ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें आप फर्स्ट फूड को इनगल्फ करते हैं और देन उसके बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट फूड को एनगल्फ करोगे, फर्स्ट फूड इज एनगल्फ एंड देन डाइजेस्ट, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करोगे। तो उस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके एग्जांपल क्या क्या है, एक तो अमीबा आपका, ठीक है, अमीबा का न्यूट्रिशन डिटेल में दिया गया है एनसीईआरटी में, वो भी पढ़ेंगे हम। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या है, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें पहले इनगल्फ किया जाए उसके बाद डाइजेस्ट किया जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। और इसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। चलिए, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लेते हैं। तो पैरासाइट वर्ड, द वर्ड पैरासाइट का मतलब क्या होता है, पहले ये देखते हैं पैरासाइट का मतलब क्या होता है। तो पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहते हैं और उससे न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। तो जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं उसको बोलते हैं हम होस्ट। क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। तो पैरासाइट होस्ट की बॉडी पे रहता है और उससे न्यूट्रिशन को डिराइव करता है, उससे न्यूट्रिशन लेता है। और एनसीईआरटी लिखती है पैरासाइट्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर होस्ट विदाउट किलिंग दैम, बिना उनको मारे, ठीक है, विदाउट किलिंग दैम। बट पैरासाइट को इससे कोई मतलब नहीं है कि होस्ट मर रहा है या कुछ भी है। पैरासाइट को अपना न्यूट्रिशन लेना है, जब तक वो न्यूट्रिशन देगा तब तक वो उससे न्यूट्रिशन लेते रहेंगे, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं पैरासाइट्स के। आपका लीच है, जोक जिसे बोलते हैं, टिक्स हैं, माइट्स दीमक, लाइस जुएं, ठीक है, जो बालों में रहते हैं वो सब, वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो होस्ट ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं और उससे न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, उन सारों को हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। और इसके अंदर एक प्लांट पैरासाइट भी है, प्लांट पैरासाइट जिसको आपने सुना होगा, प्लांट पैरासाइट, उसका नाम है कस्कुटा,
कस्कुटा या इसको अमर बेल भी बोलते हैं। अमर होती है ये। क्यों होती है अमर? क्योंकि बढ़ती ही रहती है, ख़त्म नहीं होती है। किसी पेड़ के ऊपर आपने देखा होगा पेल येलो कलर की, पेल ग्रीन कलर की जो रहती है हल्की हल्की, पेड़ से सारा न्यूट्रिशन हटा देती है और एक टाइम पे आके पेड़ गिर जाता है। तो यहाँ तो उसने किल कर दिया है ना, यहाँ पर तो उसने किल कर दिया। तो पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो होस्ट से अपना न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं और अपनी लाइफ प्रोसेस को सस्टेन करते हैं, अपनी लाइफ के लिए अपने आप को रिप्रोड्यूस कराते हैं, उसके अंदर शेल्टर खुद के लिए शेल्टर वहाँ बनाते हैं, ठीक है, अपने वहाँ पर अंडे देते हैं और उससे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। तो पैरासाइट को कुल मिला के हार्म ही करते हैं, सॉरी होस्ट को पैरासाइट्स हार्म ही करते हैं। चलिए एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे होलोजोइक में हमने क्या किया, फर्स्ट इंगल्फ किया देन डाइजेस्ट किया, उसके बाद एब्जॉर्प्शन किया। पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं जो ऑर्गेनिजम्स इसमें होते हैं वो डेड एंड डीके मैटर से डिराइव करते हैं। किसे डिराइव करते हैं? डेड और डीके मैटर से। सड़े गले खाने से ऐसे ऑर्गेनिजम्स अपना न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं, ठीक है। तो सेप्रोट्रॉफ्स के अंदर एग्जाम्पल आता है आपका फंगस, सुना होगा। फंगस या फंजाई आपके सड़े गले खाने पर तुरंत लग जाती है। आप खाने को रख दो, आप शाम को कुछ बनाओ, मान लो आपने दाल बनाई, सुबह तक आप उसे रखा रहने दो, उसमें देखोगे आप वाइट वाइट डॉट से या वाइट वाइट थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर उस पर बनने लगेंगे। तो उससे फंगस डेवलप हो रही है, क्योंकि फंगस के स्पोर्स जो हैं वो कॉस्मोपॉलिटन है बेटा, पूरे यूनिवर्स में हर जगह मिलेंगे वो आपको। फंगस कॉस्मोपॉलिटन है, पूरे यूनिवर्स में हर जगह आपको मिलेगी और खाने को सड़ाने और गलाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल वही है, ठीक है। तो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? जिसमें आप सड़े गले खाने से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, या वो ऑर्गेनिज्म जो सड़े गले खाने से न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं, डेड और डीके मैटर से अपने न्यूट्रिशन को डिराइव करें, उसको हम क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं हम। तो चलिए अब हम पढ़ना न्यूट्रिशन प्लांट्स, और प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस तरीके का होता है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जिसमें प्लांट क्या है, सेल्फ अपना खाना बना लेते हैं लाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का यूज़ करके, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है टू बिल्ड अप समथिंग, कुछ बना लेना। तो लाइट की प्रेजेंस में किसी चीज़ की सिंथेसिस कर लेना इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। किसकी? तो फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स होता है लाइट एंड सिंथेसिस मतलब होता है टू बिल्ड अप समथिंग, कुछ बना लेना, ठीक है। तो लाइट की प्रेजेंस में आप कुछ बना लें, कुछ फॉर्मेशन कर लें, कुछ सिंथेसिस कर लें, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो किसकी सिंथेसिस कर लें? सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज, ठीक है। किससे? सिंपलर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि आपके CO2 और आपका H2O, ठीक है। बाई ग्रीन प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स के जो सेल्स हैं, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल है, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। लाइट की प्रेजेंस में सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक CO2 और H2O का यूज़ करके आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर लो। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी इक्वेशन या रिएक्शन की बात करें तो उसमें क्या है? आपका CO2 और आपका H2O, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? एक तो सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, एक तो सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। किसमें हो जाएगा फॉर्मेशन? किसका करेगा? ग्लूकोज का, ठीक है, ये ग्लूकोज बन जाएगा आपका, और O2 एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगी, ठीक है, बाई प्रोडक्ट। और यही O2 जो है एनवायरनमेंट में आ जाएगी और उससे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है रिस्पायर कर पाएंगे उसके थ्रू, ठीक है, O2 के थ्रू। चलिए ये थी इसकी इक्वेशन। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो गैसियस एक्सचेंज है CO2 और O2 का, वो कैसे होता है, ठीक है। तो गैसियस एक्सचेंज या एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू। अब आप स्टोमेटा की बात करो, स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा क्या है? टिनी पोर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि लीफ की सरफेस पे होते हैं। लीफ की दो सरफेस होती हैं बेटा, एक होता है एबैक्सियल सरफेस, एक होता है एडैक्सियल सरफेस, एक होता है एबैक्सियल सरफेस, ठीक है। तो ज़्यादा स्टोमेटा की प्रेजेंस एबैक्सियल सरफेस होती है, यानी कि नीचे की तरफ होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट सनलाइट के कॉन्टेक्ट से बचते हैं। बिकॉज ज़्यादा सनलाइट जो है डायरेक्ट पड़ेगी तो जो है ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, उससे वाटर का लॉस होगा। तो ज़्यादा स्टोमेटा की प्रेजेंस जो है एबैक्सियल सरफेस पे या नीचे की तरफ होती है लीफ के, ठीक है। तो स्टोमेटा क्या है? टिनी पोर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एबैक्सियल सरफेस पे प्रेजेंस रहते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टोमेटा का अगर एक स्ट्रक्चर देखें, अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें तो क्या है? कुछ सब्सिडरी सेल्स या
कुछ एपिडर्मल सेल्स को सराउंड करके रखते हैं। किसको? दो गार्ड सेल को, ठीक है। पेयर ऑफ गार्ड सेल प्रेजेंस होता है, पेयर ऑफ गार्ड सेल, पेयर ऑफ गार्ड सेल्स, ठीक है। कैसे होते हैं ये? बीन शेप होते हैं, जैसे आपका राजमा होता है बीन शेप, ठीक है। तो बीन शेप गार्ड सेल प्रेजेंस होंगे। उस क्या होगा? उस गार्ड सेल के अंदर आप अगर देखोगे तो आपको ये आपका न्यूक्लियस गार्ड सेल का, ये गार्ड सेल का, ये है उसका वैक्यूल, ठीक है। ये वैक्यूल जिसके अंदर वाटर स्टोर होगा, ये उसका वैक्यूल है, ठीक, ये वैक्यूल है। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट। तो न्यूक्लियस हो गया, है ना, न्यूक्लियस होगा आपका, और ये सब्सिडरी सेल्स को सराउंड करके रखते हैं। और इस अगर गार्ड सेल की बात करो तो उसमें एक न्यूक्लियस है, एक बड़ा सा वैक्यूल है, क्लोरोप्लास्ट है। इस बड़े से वैक्यूल के अंदर क्या होता है? वाटर फिल हो जाता है। क्या होता है? वाटर फिल हो जाता है। वाटर फिल होने की वजह से ये वैक्यूल ना इस सेल को टर्जिड बना देता है। कैसे बना देता है? टर्जिड बना देता है। सेल हो जाती है टर्जिड एकदम। और टर्जिड होने के बाद ये गार्ड सेल में ये वाटर पीछे की तरफ पुश लगाता है। ये जो वैक्यूल जो ना टर्जिड हो जाएगा तो ये देखो सेल एक दूसरे को ऐसे पीछे की तरफ पुश होंगे एकदम, ठीक है। तो जो बीन शेप गार्ड सेल हैं जब ये पुश होंगे तो क्या होगा? बेसिकली इस तरीके से कुछ अपर्चर या ओपनिंग क्रिएट होगी, उसकी वजह से एक पोर क्रिएट हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? स्टोमेटल पोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टोमेटल पोर बोलेंगे। ये स्टोमेटल पोर है। और इसी से CO2 जो है वो इन हो जाएगी, यानी अंदर चली जाएगी। और O2 जो फोटोसिंथेसिस के एज अ बाई प्रोडक्ट बनी है फोटोसिंथेसिस में, वो इससे बाहर आ जाएगी, ठीक है। क्या होगा? O2 जो है बाहर आ जाएगी और CO2 जो है वो अंदर चली जाएगी, हो, ठीक है। तो क्या हुआ? हमने ये देखा कि गार्ड सेल जो है वो बीन शेप है, बड़ा सा वैक्यूल उनके अंदर है। उसमें जब वैक्यूल में पानी भरता है तो सेल क्या हो जाते हैं? टर्जिड हो जाते हैं, टर्जिड हो जाए, टर्गर प्रेशर बन जाता है। वो टर्गर प्रेशर बनने की वजह से सेल जो है ना एक दूसरे से दूर जाते हैं, दूर जाते हैं तो एक पोर क्रिएट करते हैं, एक अपर्चर क्रिएट करते हैं, जिसको हमने क्या बोला? स्टोमेटल अपर्चर बोला है, ठीक है। और उसी स्टोमेटल अपर्चर से गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। चलिए, और जब ये अपर्चर की वजह से एक पोर या ओपनिंग क्रिएट हो रही है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा की ओपनिंग हो गई, ठीक है। स्टोमेटा ओपन हो गए, ओपन हो जाएंगे तो गैसेस एक्सचेंज आराम से हो पाएगा। वहीं पर अगर यही गार्ड सेल अपना टर्गर जो है ना वो लूज कर दें, क्या कर दें? टर्गर जो है ना, टर्गर लूज कर दें। टर्गर लूज करेंगे तो, टर्गर लॉस करेंगे तो क्या होगा? जो ये गार्ड सेल जो एकदम टर्जिड होने के बाद जो एक पोर या कैविटी क्रिएट हो रही थी, ये लूज होके फ्लैसिड होके ऐसे हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो जो पोर या अपर्चर था, वो ये पोर जो अपर्चर था वो एकदम बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये देखिए ये बंद हो गया, ठीक है। अब कोई भी गैसीय एक्सचेंज यहाँ से नहीं होगा। एंड दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड व्हाट? दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्या कहते हैं इसको? क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा बोलते हैं। यानी कि स्टोमेटा आपके क्या हो गए? क्लोज हो गए, स्टोमेटा बंद हो गए आपके, ठीक है। तो इस तरीके से गैसेस एक्सचेंज होता है किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा क्या है? टेनी पोर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एबैक्सियल सरफेस पे, लीफ के एबैक्सियल सरफेस पे ज़्यादा प्रेजेंस है, ज़्यादा प्रेजेंट है। तो क्या होता है उसमें अगर जो गार्ड सेल्स हैं उसमें पानी भर जाता है तो टर्जिड हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं तो एक अपर्चर या ओपनिंग क्रिएट होती है, उसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज हो पाता है। वहीं पर जब ये गार्ड सेल अपना टर्गर लूज कर देंगे, लूज करने के बाद क्या होगा? वो अपर्चर या ओपनिंग बंद हो जाएगी, वो पोर बंद हो जाएगा, तो गैसेस एक्सचेंज रुक जाएगा। और इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा की क्लोजिंग होना। चलिए हम देखते हैं अब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पर है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है, कौन सी जगह है प्लांट के सेल्स में जहाँ पर वो हो रही है, ठीक है। तो देखो अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर वो लेमिनर क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया वगैरह हैं ये उनके अंदर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ये उनके अंदर होती है। वहीं पर यूकैरियोट्स की बात करें, हम प्लांट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में कहाँ पर होगी? क्लोरोप्लास्ट में होगी। ये क्लोरोप्लास्ट क्या है? ग्रीन कलर का प्लास्टिड है। क्या है? ग्रीन कलर प्लास्टिड है। व्हाट इज दिस? ग्रीन कलर प्लास्टिड है ना। कलरलेस प्लास्टिड ल्यूकोप्लास्ट होता है, फिर क्रोमोप्लास्ट भी होता है, ठीक है, जो येलो कलर वगैरह के होते हैं। चलिए, तो ग्रीन कलर का प्लास्टिड है क्लोरोप्लास्ट। अगर हम इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें तो हम देखेंगे क्या कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, दो मेम्ब्रेन है इसके अंदर, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और एक इनर मेम्ब्रेन। ये देखिए इसमें देखेंगे आप, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन।
और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस क्रिएट हो रहा है उसको हमने क्या बोला, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंटरमेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। ठीक है, अब आप इसके और अंदर जाएंगे तो क्या होगा कि ये कैविटी बनी हुई है, इसको हमने स्ट्रोमा बोला है। क्या बोला, ये जो कैविटी है, ये जो कैविटी बन रही है, ये कैविटी जो है इसको हमने क्या बोला, स्ट्रोमा बोला है। स्ट्रोमा, स्ट्रोमा क्या है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, और इस स्ट्रोमा के अंदर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, कॉइन लाइक, सिक्के जैसे, उनको हमने क्या बोला, थाइलाकॉइड्स बोला। क्या बोला है, थाइलाकॉइड्स। ठीक है, तो थाइलाकॉइड्स क्या है, थाइलाकॉइड्स एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है। वो थाइलाकॉइड जब क्या होता है, एक के ऊपर एक लग के ना एक स्टैक बना लेते हैं, सिक्के जैसे आप एक सिक्के का ना एक बिल्डिंग टाइप बना देंगे, सिक्के रख 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 के, तो एक बिल्डिंग जैसी बन जाती है, उसको हम बोलते हैं स्टैक। ठीक है, तो स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड को हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेनम। ठीक है, इसके अंदर अगर थाइलाकॉइड का स्टैक बना दोगे आप ऐसे करके, उसको हमने क्या बोला है, ग्रेनम बोला है। दिस इज कॉल्ड ग्रेनम, इसको हमने बोला ग्रेनम। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे ग्रेनम होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ग्रेना प्रेजेंट होते हैं। प्लूरल वर्ड जो है उसके लिए ग्रेना है। ठीक है, तो ग्रेना प्रेजेंट होते हैं। अब एक ग्रेना जो है ना एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जैसे मान लीजिए एक ग्रेना इधर है, ठीक है, और एक ये है, तो ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं ना, जिस स्ट्रक्चर से ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमल लैमिली बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रोमल लैमिली, या उसको लैमिली भी बोल सकते हैं, या लैमिला भी बोल सकते हैं, या हम स्ट्रोमल थाइलाकॉइड भी बोल सकते हैं, या लैमिलर थाइलाकॉइड भी बोल सकते हैं, बहुत सारे नाम हैं। तो आपकी बुक में जो लिखा है वो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आपको इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है बेसिकली, लैमिला बोलो उसको, स्ट्रोमल थाइलाकॉइड बोलो, ठीक है, या स्ट्रोमल लैमिली बोलो। तो बहुत सारे जो ग्रेनम को जो जोड़ते हैं उनको हम स्ट्रोमल लैमिली या स्ट्रोमल थाइलाकॉइड बोलते हैं। अब ठीक है, चलिए, अब अगर हम एक थाइलाकॉइड को देखें तो एक थाइलाकॉइड के अंदर भी आपको एक कैविटी मिलेगी जिसको हमने क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूमेन, इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। ठीक है, तो थाइलाकॉइड की कैविटी को हम ल्यूमेन बोल रहे हैं और क्लोरोप्लास्ट की पूरी कैविटी को हम स्ट्रोमा बोल रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रोमा के अंदर ग्रेना पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड है, यानी कि ग्रेना की यूनिट को अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, थाइलाकॉइड बोलेंगे। ग्रेना की यूनिट थाइलाकॉइड है और बहुत सारे थाइलाकॉइड मिलकर ग्रेना बना देते हैं, और बहुत सारे ग्रेना एक दूसरे से स्ट्रोमल थाइलाकॉइड से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और इनके ऊपर बहुत सारे फोटोसिस्टम नाम के कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ठीक है, वो सब हायर क्लासेस की बात है, वो हमें यहाँ नहीं पढ़नी है। चलिए, अब हम देखते हैं क्या, मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या है, फोटोसिंथेसिस जो है वो दो रिएक्शंस में डिवाइडेड है। पहली है आपकी लाइट रिएक्शन, एक है आपकी डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं लाइट रिएक्शन की। लाइट रिएक्शंस को हम हिल्स रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि रॉबर्ट हिल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको पहली बार डिस्कवर किया। ठीक है, तो हिल रिएक्शन बोलते हैं इसको। अगर इसकी साइट की बात करें तो ग्रेना के अंदर होती है। किस में होती है, ग्रेना के अंदर। ग्रेना पता है ना, जो स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड है, ये जो स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड है उसको हम ग्रेना बोलते हैं। इसको हमने क्या बोला, ये हमारा क्या है, ग्रेना है, ये हमारा ग्रेना है। ये ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन होती है। ठीक है, और इसका नाम लाइट रिएक्शन इसीलिए है क्योंकि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, इसके लिए लाइट की ज़रूरत है। ठीक है, जब लाइट की प्रेजेंस होगी तभी ये रिएक्शन होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें रॉ मटेरियल क्या यूज़ होते हैं, एक तो आपकी लाइट और एक आपका वाटर। ठीक है, और जो प्रोडक्ट बनेंगे वो भी हम देख लेंगे। और इसमें बेसिकली कुछ और प्रोसेस हैं छोटी छोटी, उसमें देख लेते हैं क्या है। सबसे पहली है फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, या हम उसको कह सकते हैं एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। होता क्या है बेटा कि लाइट जो होती है ना उसके अंदर एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, इसको हम फोटोन्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो फोटोन है, तो जो फोटोन पहली बार आके क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल से टकराएगा, जब टकराएगा, टकराने के बाद क्या है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने की वजह से क्या होगा, ये क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, एक्टिवेट हो जाएगा, और लाइट की प्रेजेंस में हुआ है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हुआ है, तो इसको हम फोटो एक्टिवेशन भी बोल सकते हैं, फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, दोनों चीज़ बोल सकते हैं। ठीक है, तो और दूसरी प्रोसेस क्या है, एक तो हो गया आपका क्लोरोफिल जो एक्टिवेट हो गया, और दूसरी प्रोसेस उसमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर की लाइसिस, वाटर का टूटना इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज फोटोलाइसिस। ठीक है, तो वाटर जो है ना टूट जाएगा किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में टूट जाएगा। ठीक है, ये देखिए टूट रहा है, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ठीक है, और दो वाटर के मॉलिक्यूल भी बच रहे हैं। ठीक, अब आपका क्या होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो गया, वाटर ब्रेक हो गया, टूट गया। यही ऑक्सीजन जो है ना, यही ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में मैंने आपको बताया, ये फोटोसिंथेसिस में मैंने जो आपको ऑक्सीजन बताई, ये जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बताई है, ये जो ऑक्सीजन लिबरेट आउट हो रही है एज अ बाई प्रोडक्ट, ये आपकी लाइट रिएक्शन में ही बनती है। किसमें बनती है, ये आपकी लाइट रिएक्शन में ही बनती है, लाइट रिएक्शन में ही बनती है। चलिए,
तो जो O2 है ना, ये लाइट रिएक्शन से बन रही है, ये एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगी, बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगी। और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है ना वो NADP ले लेगा आके, NADP ले लेगा, 2 NADP के मॉलिक्यूल आएंगे और 4 हाइड्रोजन को लेके NADPH2 में रिड्यूस हो जाएंगे। H+H बोले NADPH2 बोले, ऐसे, ठीक है, रिड्यूस हो जाएंगे। और ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इनका यूज़ कर लेंगे आपके ADP के मॉलिक्यूल्स। ADP क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये भी एनर्जी कंपाउंड्स हैं, एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, बट इनके अंदर कम एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू ATP, क्योंकि ATP के पास 3 बॉन्ड हैं, ठीक है, सॉरी 2 बॉन्ड हैं और 3 फॉस्फोरस हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो एनर्जी तो बेसिकली इन बॉन्ड्स के अंदर ही होती है, तो यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू ADP। ADP के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर रहेगा, एक ही बॉन्ड ये बन रहा है बीच में, तो इसके अंदर कम एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू ATP। ATP के पास ज़्यादा एनर्जी होती है, तो ये ADP आएंगे और इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करके ATP बना देंगे। क्या बना देंगे? ATP बना देंगे, ठीक है, ATP की फॉर्मेशन कर देंगे। तो हमने क्या देखा, लाइट रिएक्शन में रॉ मटेरियल क्या यूज़ हुआ, एक तो वाटर यूज़ हुआ आपका, और एक आपका यूज़ हुआ सनलाइट या लाइट यूज़ हुई, ठीक है। उसकी प्रेजेंस में, उसकी हेल्प से हमने क्या कर लिया, हमने बना लिया, एक तो ATP बना लिया और NADPH बना लिया, और O2 को हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट में रहेगी, फिर आप रेस्पिरेशन के लिए, ऑर्गेनिम्स के रेस्पिरेशन के लिए यूज़ होती है, ठीक। तो बेसिकली क्या है कि हमने ये लाइट रिएक्शन परफॉर्म कर ली, जिसमें हमने जो भी प्रोडक्ट बनाए हैं ये जाके आपके डार्क रिएक्शन में यूज़ होंगे, ठीक है। ये जो भी लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं, जो भी लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स बने हैं, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपकी लाइट और डार्क रिएक्शन में जाके यूज़ होंगे। चलिए, तो हमने देखा कि इसकी साइट क्या थी, ग्रेना में था, ग्रेना में लाइट रिएक्शन हो रही है, ठीक है, लाइट रिएक्शन यहाँ पर हो रही है आपकी, और प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं, ATP NADPH, ठीक है। चलो अब बात करते हैं डार्क रिएक्शन की। डार्क रिएक्शन को हम ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी बोलते हैं, और इसको हम कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है, C3 साइकिल, कैल्विन साइकिल। एक मेल्विन कैल्विन नाम के साइंटिस्ट थे और एक बेंसन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया, तो इसको हम कैल्विन बेंसन साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी साइट देखोगे आपकी तो स्ट्रोमा में हो रही है, वो ग्रेना में हो रही थी, लेकिन ये क्लोरोप्लास्ट, मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, और ये इसका स्ट्रोमा वाली कैविटी है, दिस इज द स्ट्रोमा, ठीक है। तो ये स्ट्रोमा के अंदर हो रही है, ये स्ट्रोमा है इसका, तो ये स्ट्रोमा के अंदर हो रही है, ठीक है। और देखिए रॉ मटेरियल क्या है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, CO2 को बेसिकली फिक्स कर देंगे, किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है। CO2 को फिक्स कर देंगे ग्लूकोज में, एसिमुलेट करवा देंगे ग्लूकोज में, किसकी हेल्प से, जो प्रोडक्ट हमने बनाए किसमें, लाइट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन में क्या बनाया, NADPH बनाया और ATP बनाया। ATP और NADPH के यूज़ करके, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट का यूज़ करके हम जो है CO2 को फिक्स कर देंगे किसमें, ग्लूकोज में, तो प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। और देखिए लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, लाइट इसके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और देखिए जो प्रोडक्ट आपके यूज़ होते हैं, प्रोडक्ट आपकी जो फॉर्म होते हैं लाइट रिएक्शन में, वो वहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, ठीक। तो बेसिकली ये जो CO2 है, ATP और NADPH का यूज़ करके हमने इसको फिक्स कर दिया ग्लूकोज में, और फिर से क्या होगा, यहाँ पे ADP प्लस आपका जो NADP है वो दोबारा से फ्री हो जाएगा, NADP है ये दोबारा से फ्री हो जाएंगे, ताकि ये दोबारा से यूज़ हो सकें किसके अंदर, लाइट रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो जो भी लाइट रिएक्शन में प्रोडक्ट बन के आए वो आए स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा में उन्होंने फिक्स किया कार्बन CO2 को, कार्बन को, ठीक है, और वे दोबारा से फ्री हो गए ताकि वो यूज़ हो जाए किस में जाके, दोबारा से लाइट रिएक्शन में, ठीक है। होता क्या है बेटा, स्ट्रोमा में बहुत सारे एंजाइम्स ही होते हैं, जैसे RUP हो गया, राइबोलोज 1,5 बिस्फोस्फेटेज हो गया, है ना, और आपका पैप को होता है एक, ठीक है। तो वो सारे एंजाइम्स क्या हैं, वो बेसिकली इसको फिक्स करवाते हैं, वो इसको एसिमुलेट करवाते हैं किसको, CO2 को, किस में, ग्लूकोज में। चलिए अगर हम इसको कंक्लूड करें, ठीक है, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन को, तो होता क्या है बेसिकली, अब हम इसका एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, किसका, क्लोरोप्लास्ट का, ओके। चलिए क्लोरोप्लास्ट का एक स्ट्रक्चर बनाया हमने, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ऐसे बना दो, और इसके अंदर क्या था, स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। ये आपका ग्रेना है, स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड है, ग्रेना है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली लाइट रिएक्शन होती है, तो मान लीजिए ये लाइट आई, ठीक है, और यहाँ पर लाइट रिएक्शन परफॉर्म हुई, लाइट रिएक्शन, ये देखिए लाइट रिएक्शन हो गई, लाइट रिएक्शन हो गई। तो लाइट रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बने थे, एक तो आपका ATP बना,
और एक आपका NADPH बना। ठीक है, ये ATP और ये NADPH आपके कहाँ चले गए, ये आपके स्ट्रोमा में आ गए। अभी ये बेसिकली ग्रेना में था, ये क्या है, ये ग्रेना है आपका, ये ग्रेना में था, लेकिन यही फिर स्ट्रोमा में आ गए। कौन से, जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं। अब ये स्ट्रोमा में जब आ जाएंगे तो स्ट्रोमा में होती है क्या, कैल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट आपके बने लाइट रिएक्शन वो यहाँ यूज हो जाएंगे। तो ATP NADPH यहाँ यूज हो जाएंगे। हम बेसिकली कर क्या रहे थे, यहाँ पे कार्बन को फिक्स कर रहे थे। तो ये देखिए CO2 को फिक्स कर रहे हैं, ये CO2 आई, ये ATP NADPH आई लाइट रिएक्शन से, ये CO2 आई, और हमने इसको क्या बना दिया, इसमें से ग्लूकोज बना दिया। तो लाइट रिएक्शन बेसिकली मेन बायोसिंथेटिक फेज है। ठीक है, या थर्मोकेमिकल फेज भी बोल सकते हैं उसको। ठीक, तो वहाँ पर ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी, और दोबारा से क्या फ्री हो गए आपके, दोबारा से क्या फ्री हो गए, एक आपका ADP फ्री हो गया और आपका NADP फ्री हो गया। ADP फ्री हो गया और NADP फ्री हो गया। ये दोबारा से किस में यूज़ हो जाएंगे, फिर से आपके जाके लाइट रिएक्शन में यूज़ हो जाएंगे। इस तरीके से ये दोनों साइकिल्स चलती रहती हैं, इस तरीके से आपकी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती रहती है। ठीक है, तो ये था मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस। चलिए अब हम बात करते हैं लास्टली कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो क्लोरोफिल का कंटेंट है। बेटा क्लोरोफिल का कंटेंट फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। आप अगर एक कोई वेरीगेटेड लीफ लो, ऐसी लीफ लो जहाँ पर मोज़ैक पैटर्न्स हैं या चित्केदार जो लीफ होती है ना, वेरीगेटेड लीफ देखी होगी आपने, क्रोटॉन प्लांट्स वगैरह की होती है, तो उसमें क्या होता है, आपके क्लोरोफिल कहीं कहीं मौजूद होता है। तो वेरीगेटेड लीफ में आप देखोगे जहाँ जहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वहीं पर फोटोसिंथेसिस होगी, जहाँ क्लोरोफिल नहीं होगा वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट कर सकता है फोटोसिंथेसिस को या फिर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। चलिए, एक्यूमुलेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट्स, जितना ज़्यादा आपका बाई प्रोडक्ट, जैसे कि बाई प्रोडक्ट क्या है, O2, जितना ज़्यादा O2 का एक्यूमुलेशन होगा उतनी कम फोटोसिंथेसिस होगी, उतनी कम फोटोसिंथेसिस होगी। जितना ज़्यादा CO2 का एक्यूमुलेशन होगा वहाँ पर उतनी कम फोटोसिंथेसिस होगी। तो जितना ज़्यादा आपका एक्यूमुलेशन होगा बाई प्रोडक्ट्स का उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस, उतनी कम फोटोसिंथेसिस होगी। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहा है फोटोसिंथेसिस को। और कार्बन डाइऑक्साइड तो बेटा वैसे ही लिमिटिंग फैक्टर है, 0.03% से लेके 1% तक की इसकी अवेलेबिलिटी है। और टेम्परेचर देख लो, तो जो बहुत ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस है। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर आप देते हो तो होता क्या है, बेसिकली ज़्यादा टेम्परेचर से, ज़्यादा एनर्जी से क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर जो है ना वो डीनेचर हो जाएगा। तो ये भी एक फैक्टर है जो इफेक्ट करेगा। और लास्टली क्या है, एज ऑफ द लीफ, यानी लीफ की एज। बेटा लीफ जितनी पुरानी होगी ना उतनी कम फोटोसिंथेसिस करती होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा वो सेनेसेंस में जाएगी उतनी कम फोटोसिंथेसिस वो कर पाएगी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं आपकी फोटोसिंथेसिस को। ठीक है, ओके, थैंक यू।